Hello, welcome to our classes. I am Dr. KK Misra. This video tutorial is on descriptive questions and answers on managerial economics, a paper taught in AKTU in MBA course semester first, KMBN 102. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताया था, ये क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज लिए हैं, तो हो सकता है कोई आंसर आपको बड़ा लगे, लेकिन उसमें दो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बट एनालिसिस पर्पजेस के लिए आगे हम चल के समझते हैं। सो टेक अप द क्वेश्चन, व्हाट इज कार्टेल? डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन कार्टेल रिसर्च। नाउ दिस क्वेश्चन इज something which has been asked many times in this paper in previous university examinations। यहाँ समझने की ज़रूरत है कार्टेल क्या है। नॉर्मली हम कार्टेल या बिजनेस कार्टेल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुछ सिमिलर कंपनीज जिनकी संख्या कम होती है वो मिल करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स के बियॉन्ड वो नहीं जाते हैं, और उनका जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो इंडस्ट्री लेवल पर, यानी कि उस बिजनेस कार्टेल का जो एक स्टैंडर्ड प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, प्राइस जो चार्ज करेंगे वो उसी के अंदर ही उनको प्राइस चार्ज करनी है। और एक लेवल इनफैक्ट ऐसा आ जाता है कि द होल कार्टेल स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ मोनोपोलिस्ट। A cartel is formed when a group of independently owned businesses agrees not to compete with each other in areas such as prices, territories and production। मतलब क्या प्राइसेस चार्ज करेंगे, उनकी मार्केट ऑपरेशंस जोग्राफिकली क्या होंगे, क्या प्रोडक्शन लेवल होगा, इस सब पर उनका एग्रीमेंट होता है। A cartel agreement is considered a collusive agreement in that the different parties agree not to follow market forces to determine their pricing, production and other business practices। Yes, वो जो normal market practices होती हैं related to prices and all, that cartel doesn't follow। उनका कुछ they always try to act as a monopolist। So this is why here it is written that parties agree not to allow market forces to determine their pricing or production level or any other business practices। Rather, the members of the cartel agree on such matters as what price to charge, how much to produce, and which markets to serve। Well-known examples of cartels include the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), another Swiss banking cartel, the International Tin Council। These are such examples which are classical examples of business cartels। Cartels are particularly widespread in Japan and play a major role in many different countries there, and उनके उस एक्टिविटीज से जो उनके साथ ट्रेडिंग पार्टनर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। देयर इज अ टिपिकल ग्राफ टू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ फर्म और से क्वांटिटीज, फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। वट एवर फर्म्स आर ऑपरेटिंग, उनका एक प्राइस चार्ज करने का अगर आप देखें, सो नॉर्म इंडस्ट्री का एक है जैसे प्राइस पी लेवल पर है। जैसा कि प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, प्रॉफिट एनी कंपनी व्हेन अ कंपनी मेक्स प्रॉफिट। सो एवरी कंपनी वेदर इट इज इन से बिजनेस कार्टेल और मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक और इवन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अ कंपनी मेक्स प्रॉफिट ओनली व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सो अगर आप यहाँ पर देखें, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनके लिए स्टैंडर्ड डिमांड कर एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल है। प्राइस जहाँ पर वो चार्ज कर रहे हैं वही उनका मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल इनफैक्ट प्राइस होगा, और उसी के बीच में ये एरियाज शेडेड हैं,
इसी के बीच में इनको प्रॉफिट लेना है। Oligopolistic firms join a cartel to increase their market power, and members work together to determine jointly the level of output that each member will produce and or the price that each member will charge. By working together, the cartel members are able to behave like a monopolist. जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, for example, if each firm in an oligopoly sells an undifferentiated product like oil, the demand curve that each firm faces will be horizontal at the market price. Here it is represented by P. If, however, the oil producing firms form a cartel like OPEC to determine their output and price, they'll jointly face a downward sloping market demand curve just like a monopolist. जैसा कि मोनोपोलिस्ट के केस में होता है, आपको मोनोपोलिस्ट का केस पहले बताया जा चुका है, या इनफैक्ट आगे वीडियो ट्यूटोरियल्स में उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको डिटेल में मिलेंगे। Now another, here you see price level P, आप ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, प्रॉफिट आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यानी ए और बी के ही बीच में प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी कंपनी एवरेज कॉस्ट के नीचे प्रॉफिट तो कतई नहीं कमाएगी। तो और जो डिमांड कर्व है, जो एरिया है डी और सी, इनफैक्ट द प्रॉफिट जोन विल बी ए बी सी डी, इसी प्रॉफिट जोन के बीच में ही जो भी मेंबर्स हैं वो उनको अपना प्रॉफिट कमाना है। प्राइस के ऊपर, एडी लाइन के ऊपर वो कतई नहीं जा सकते। सो इनफैक्ट द कार्टेल्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन इज द सेम एज दैट ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। जैसा कि इस फिगर में बताया गया है, द कार्टेल मेंबर्स चूज देयर कंबाइंड आउटपुट एट द लेवल वेयर their combined marginal revenue equals their combined marginal cost. That is the condition, that marginal revenue should be equal to marginal cost, and this every company, you know, in this fashion only, in this method, by this method only, every company makes profit. The cartel price is determined by market demand curve at the level of output chosen by the cartel. क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस से अलग रहना चाहते हैं, तो जो उन्होंने अपने लिए फिक्स किया उसी के रेंज में उनको प्रॉफिट मिलेगा। द कार्टेल्स प्रॉफिट्स आर इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स लेबल्ड ए बी सी डी, जैसा कि हमने बताया। नोट दैट अ कार्टेल लाइक अ मोनोपोलिस्ट विल चूज टू प्रोड्यूस लेस आउटपुट एंड चार्ज हायर प्राइस देन वुड बी फाउंड इन अ perfectly different competitive market. Once established, cartels are difficult to maintain. The problem is that cartel members will be tempted to cheat on their agreement to limit production. By producing more output than it has agreed to produce, a cartel member can increase its shares of the cartel's profits. Hence, there is a built-in incentive for each cartel member to cheat. Of course, if all members cheated, the cartel would cease to earn monopoly profits and there would be no longer be any incentive for firms to remain in the cartel. The cheating problem has plagued the OPES cartel as well as other cartels, and perhaps explains why so few cartels exist. Practically, it's correct that at present there are a few, cartels are existing all over the world. Otherwise, this agreement normally does not last for a longer period of time. So that was all about that question, what is business cartel and how prices are determined. I hope आपको जरूर समझ में आया होगा. Now let us take up another question, how the prices are determined in a perfectly competitive market. Now जब हम perfectly competitive market की हम जैसे बात करें, हमें तीन बातें ध्यान में आना चाहिए. Price in a very short period, price in say market period, and then price in the or short period, very short period and long period. तीन तरीके से हमें इसको समझने की जरूरत होगी. Like the first case is very short period, refers to a time period in which quantity supplied of a product cannot be increased with increase in its demand. जैसे कि typical example, मैरिज हाउसेस को लेकर के किया जाता है. on a particular day, if say there are a number of marriages to be organized in a city, and say the city is
का जो मैरिज हाउसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, से इट कैन कैटर only 100 marriages on a particular day, but if the marriages to be organized are say more than 100, say 150 or 200, so definitely overnight changes cannot take place as far as supply of marriage houses are concerned, क्योंकि मैरिज हाउसेस तो एक दिन में नहीं बन सकते। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड में डिमांड इनफैक्ट बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के साथ में प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। देखते हैं कैसे, यहाँ पर और एग्जांपल दिए हुए हैं समझने के लिए। इन सिंपल टर्म्स, इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। जैसा कि हमने बताया, फॉर एग्जांपल अ कन्फेक्शनर हैज 20 parties at a particular time. After an hour, a customer requires 40 pieces of pastries, 40 pieces of pastries. In such a case, the confectioner cannot prepare 20 more pastries in an hour and can only supply 20 pastries. Therefore, the supply is fixed, which is 20 in the given example. So, चाहे इस कन्फेक्शनर का एग्जाम्पल हो या मैरिज हाउसेस का हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसे केसेस में विद इन और इंस्टेंटली इनफैक्ट हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। सो द प्राइस डिटरमिन्ड इन एवरी शॉर्ट पीरियड इज नोन एज मार्केट प्राइस, हो चाहे वो फिक्स हो चाहे उससे ज़्यादा हो। नाउ वेरी शॉर्ट पीरियड, that was very short period, now it is short period, refers to a time period in which the level of supply of a particular product can be increased, but only as per the production capacity of an organization. मतलब शॉर्ट पीरियड में हम आउटपुट तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट ओनली up to the level of the production capacity of that firm. For example, an organization can produce 50 mobile phones in a day. So this is the maximum production capacity of the organization. Suppose the demand of mobile phones increases to 150 per day for 3 days. In such a scenario, the organization cannot install new machines or hire more labor in 3 days to meet the additional demand. Thus the supply is fixed even in short period, and the price determined in this period is known as subnormal price. Then long period refers to a period in which the supply of product can be increased or decreased with the changing level of demand. Long term में फर्म अपने आउटपुट को कम कर सकती है या ज़्यादा कर सकती है as per the demand existing in the market. In this period, organizations can install new machines or hire more labor to meet the supply requirements. Generally, in the long period, demand is determined by change in the size of population and change in the customer's tastes and preferences. On the other hand, organizations can reduce production level if there is decrease in demand, and therefore it can be said that in the long period, the price of product is influenced by the supply. The price in the long period is called normal price. Now let us discuss how the prices are determined in these three cases. Say in a very short period. In very short period, the total supply of a product is fixed. Every organization has a fixed stock of product to be sold. Thus, supply curve IS perfectly is inelastic in a very short period. Thus, the price of the product is influenced by demand. आप देखते हैं कर्व में, अगर आप यहाँ पर देखें, so in a very short period, in fact, demand price in a very short period, अगर डिमांड मान लीजिए हमारा जो डिमांड कर्व है डी है एंड से अर्लियर द सप्लाई इज Q1, ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता Q1 टू Q2, सो प्राइस आप देखिए कैसे डिमांड बढ़ने के साथ में अगर डिमांड बढ़ा हुआ है एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम से इफ सप्लाई इज Q2, सो ऑब्वियसली द प्राइस विल इंक्रीज। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा प्राइस उस तरीके से घट सकती है। तो इस फिगर से हम समझ सकते हैं दैट हाउ दिस is influenced by this figure where SQ, in fact, the demand curve for product is represented by DI, the demand curve DI, and supply curve S intersect each other at point, in fact, A, the demand curve. Now this explanation is for the very short period, वो आगे दिया हुआ है। अब हम केस लेते हैं
suppose there is an increase in the demand curve of the product, there would be a shift in the demand curve from D1 to D2. In such a case, the price will increase from P1 to P2. इसका डिटेल हम आगे देखते हैं. Like here, supply curve in a very short period, the same curve is there, but when the supply shifts, say from Q2 to Q1, the price shifts from P2 to P1. तो जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है सप्लाई कर्व के बारे में, जो शिफ्टिंग है फ्रॉम S1 टू S2 एंड द प्राइस इंक्रीजिंग फ्रॉम P1 टू P2, इसी तरीके से प्राइस का डिटर्मिनेशन जाता है. अब नाउ इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसा कि कहा जाता है, इंडस्ट्री के नॉर्म्स जो भी हैं, लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड दैट इज इक्वल टू marginal revenue. In fact, the demand curve is basically a straight line in a perfectly competitive market. A short run refers to a period in which organizations do not change their scale of production. In this period, in fact, जो पहले डिस्कस किया गया था वो अब इस कर्व में और डिटेल में है. Organizations neither exist in the industry nor so do new organizations enter the industry. In this period, it is possible to increase or decrease the supply of variable inputs. The supply curve is elastic basically in nature. अब यहाँ पर जो marginal in fact cost है M से represented है B फिगर में, फिगर 6 के B फिगर में, and marginal revenue is represented by the demand curve itself. So जो profit कमाना है that is from point से F टू पॉइंट अप टू पॉइंट E. F इसलिए क्योंकि वो एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसके नीचे प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो प्रॉफिट जोन यहाँ पर इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं. तो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सेलेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस विद इन दिस पर्टिकुलर जोन. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट द फॉलोइंग कंडीशंस. जैसा कि पहले डिस्कस किया गया, मार्जिनल रेवेन्यू should be equal to marginal cost and that is itself price. Marginal cost curve must be rising at the point of equilibrium. In figure 6a, the price determination for industry is shown at the intersection of demand and supply curves at price OP1 and quantity OQ1. This price is fixed for all the organizations in the industry. At price OP1, an organization has to adjust output to maximize profit. In figure 6b, the organization's MR is shown as by MR is equal to AR line. When the prevailing price in market is P1, the profit maximized at point E where MR is equal to MC, जैसा कि हमने अभी explain किया. To determine how much profits are being made by the organization, so let us produce AC curve in figure 6b. So profit is equal to AR, that is price itself minus AC. उसके नीचे ही रहेगा. In figure 6b, total profits equal to EF as AR equals ME and AC equals MF. Thus, area of profit equals P1 EFT. These are the supernormal profits earned by the organization. That's how that was explained. At this level of profit, there is a tendency for new organizations to enter in the market. However, organizations cannot enter in a very short period. The organizations in the industry will be at equilibrium at point E, but industry as a whole will not be in equilibrium. Now, the cases in fact from P1 to P2 वही यहाँ पर explain किया गया है. In case when price falls, अगर प्राइस P1 से P2 आ जाएगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. प्रॉफिट उसी केस में होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. अब अर्लियर के केस में मान लीजिए B के केस में अगर आप देखें, सो P1 प्राइस था वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. अब अगर प्राइस नीचे आ गया किसी भी वजह से P2 हो गया,
सो अब उनका प्रॉफिट साइज भी कम हो जाएगा. AR dash is equal to MR dash, and they will start now, you know, they cannot make, they can be making profit only when marginal cost is equal to marginal revenue. But in this case, average variable cost is below that average cost, so profit in fact यहाँ पर companies बहुत कम कमाएंगी. The demand curve DD shifts to DDS. This implies that there is a fall in demand. This reduces the price from P1 to P2. In figure 7b, P2 is prevailing price in the market such that if it lies below the AC curve, the equilibrium is achieved at point E itself, where E dash, where MR dash is equal to MC or AR dash is less than AC. Thus, the organization will make loss. जैसा कि हमने कहा यहाँ पर कि अभी इस केस में कंपनीज लॉस में ही रहे. So the losses may force organizations to quit the industry. It is very risky. However, it is rational for organizations to continue producing in the short run. This is because the organizations keep on earning revenue, they would be able to cover fixed cost and variable cost. एक टाइम आएगा जबकि शटडाउन केस भी आ सकता है. सो इस तरीके से हम इसको समझ करके आगे बढ़ सकते हैं. ये शटडाउन के केसेस में है जहां पर कि कंपनीज या पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है. एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसा कि हमने बताया, ओनली व्हेन इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स पर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, वहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ सकते हैं. लॉन्ग रन में in fact if price is greater than average cost, organizations would make super normal profits, which would influence new organizations to enter the industry. More organizations will increase the supply of the product, and thus the price of the product will fall. This will happen till price reaches AC and all organizations are earning only normal profits. In fact, this is shown here in this particular depiction, where average revenue is equal to मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज एज P0. अगर ये शिफ्ट होकर के AR डैश MR डैश पर हो जाएगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा. और अगर AR डबल डैश एंड MR डबल डैश अगर P2 प्राइस हो गया तो यहाँ पर कंपनीज को लॉस होगा. सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो रहा है. इस पर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ही क्लियर हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल. आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस and press the bell button and pass it on to others, those who are needy now and in the future. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.